जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि हर त्योहार के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। हर त्योहार के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। यदि आप बेहतर तरीका से पढ़ाई नहीं करोगे तो समझ लेना कि रिजल्ट भी अधूरी है, रिजल्ट भी अधूरी है। यदि आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना है तो आपको बेहतर तरीका से पढ़ाई करना होगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में जियोग्राफी से वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो वही पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और कौन सा प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में उसको देखते रहिए और अपने शब्दों में देखिए, याद हो जाएगा, रटने कोई जरूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद से समझते हैं। तो दोस्तों हम तो नोट कर लिए, अब चलते हैं एक एक करके प्रश्नों को समझते हैं। इससे पहले दोस्तों हम लघु उत्तरीय प्रश्न बता चुके हैं, नहीं देखे तो जाकर के देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के उन सभी प्रश्नों का अध्ययन कीजिए, वो सभी प्रश्न वीवीआई है। दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संसाधन के विकास में सतत विकास की जो अवधारणा होता है ना, और फिर आपके बात मन में ये बात आता होगा, ये प्रश्न आता होगा कि सतत विकास क्या है। सर हम इतना तो जानते हैं कि संसाधन का विकास क्या होता है, मतलब कोई भी संसाधन है उसका विकास करेंगे, ठीक है, यानी कि उसमें वृद्धि लाएंगे, वृद्धि करेंगे, वो होता है संसाधन विकास। ठीक है, इतना तो हमको समझ में आता है, लेकिन सतत विकास होता क्या है, सतत विकास होता क्या है, तो एक बार ध्यान से और प्यार से समझिएगा। सतत विकास वो है ना कि देखिए, हम कोई भी संसाधन है उसका यदि हम प्रयोग करें तो आने वाले ऐसे उसका प्रयोग करें ना कि आने वाले समय में हम भी उसका इस्तेमाल कर ले और आने वाला पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर ले, लाभ उठा सके। ठीक है, तो यानी कि हम संसाधन का वैसे इस्तेमाल करेंगे कि वो क्या हो, उसका वो नुकसान ना हो, ताकि आने वाले पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके और हम भी उपयोग कर सके और आने वाला पीढ़ी भी। तो ये होता है कि जो जारी रहे, टिकाऊ रहे, ठीक है, वैसा संसाधन जो जारी रहे, टिकाऊ रहे। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में जारी भी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हम लगातार उसका उपयोग करेंगे, कब, जब बचा रहेगा तब। ठीक है, तो कंटिन्यू रहेगा और बचा भी रहेगा, पर्यावरण में रहेगा, तो हम उसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो यानी कोई भी संसाधन उसका हम ऐसे उपयोग करें कि आने वाले समय में हम उसका लाभ ले सके और हमारी पीढ़ी भी उसका लाभ ले सके, वही होता है अपना सतत विकास। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या कि सतत विकास में, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा, मतलब कि संसाधन के विकास जो है ना, संसाधन के विकास में सतत विकास कैसे है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए, संसाधन, कोई भी संसाधन उसका हम विकास करते हैं तो ये ध्यान में जरूर रखते हैं कि हम इस, मान के चलिए, इस देखिए कि हम कोई भी संसाधन का विकास करेंगे तो आज के लिए ही हम नहीं उपयोग करें, आज भर ही हम नहीं उपयोग करें, बल्कि आने वाले समय में भी हम उपयोग करें। अब मार्कर ये देखिए बनाया गया है, तो क्या जो बनाया है इसको, क्या वो आज के लिए ही सोच करके बनाया है कि हाँ आज भर हम इसका उपयोग करेंगे, इसके बाद से नहीं करेंगे, ये हमारे काम का नहीं है, ऐसा तो नहीं, ये का हमारा, हम भी इसका इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय में और हमारे पीढ़ी भी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इस मार्कर का। ठीक है, अब ये फोन है, इसको जब जो भी वैज्ञानिक बनाए तो ये भी तो ध्यान में रखे हैं ना कि इसका हम ऐसे बना रहे हैं, विकास करेंगे कि हम ही नहीं बल्कि आने वाला पीढ़ी भी इसका लाभ लेगा। ठीक है, तो यानी कि जारी रहे, टिकाऊ रहे, तो ये होता है अपना सतत विकास की अवधारणा में क्या होता है, संसाधन के विकास होता है। यानी कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और किस प्रकार से निभाता है, तो कोई भी संसाधन उसका हम विकास करेंगे तो सतत विकास के देखेंगे कि सतत विकास हाँ यहाँ पर लागू हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए जब कोरोना आया था, कोरोना काल में, अब देखिए जब वैक्सीन बना तो क्या 2020-21 के लिए ही बना, यानी कि जब बीमारी है तभी के लिए बन, नहीं ना, यानी कि ये का आने वाले समय में भी इस वैक्सीन का हम लाभ ले लेंगे जब कोरोना होगा तब। तो ठीक है, तो यानी कि आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले, अब पता नहीं कितने दिन के लिए, कई साल के लिए उसका ध्यान में रह करके उस संसाधन का निर्माण किया गया है, विकास
किया गया है। बस ये होता है अपना संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। मतलब कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताइए, उन सभी का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो विविध स्वरूप मतलब उसका अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है संसाधन को स्वामित्व के आधार पे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आपको लिखना ऐसे, देखिए हम आपको कला जो बता रहे हैं उस प्रकार से आपको लिखना है। लिखना कैसे है देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूप निम्नलिखित है, निम्न है या इस प्रकार है। ठीक है, उसके बाद से लिखना है फर्स्ट व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद से एक एक करके एक उठाना है और फिर से एक एक करके उसको डैश मार करके लिखना चालू कर देना है। ठीक है, जैसे में हम लिख दिए व्यक्तिगत संसाधन, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डैश देंगे और लिखना यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, यानी कि वैसा संसाधन जिस पर, व्यक्तिगत संसाधन के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के आधिपत्य क्षेत्र में होता है, अधिकार क्षेत्र में होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में ये फोन है, तो इसमें समाज के सभी लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे, हम ही करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा व्यक्तिगत है। आपका साइकिल है वो आपका व्यक्तिगत है, बाइक है वो व्यक्तिगत है आपका। यानी कि वैसा वस्तु ले लीजिए जो क्या है, व्यक्तिगत हो, निजी हो। ठीक है, तो वैसा संसाधन जिस पर आधिपत्य या अधिकार किसी खास व्यक्ति का होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। देखिए याद करना, रटना कोई रटिएगा मत। ठीक है, देखिए कितना आसान है ना, किसी एक व्यक्ति का वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। बस इतना अपने भाषा में। मान के चलिए मेरा ये मोबाइल है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा व्यक्तिगत संसाधन, ये व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, ऐसे आपको याद करना। देखिए कोई भी चीज समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसको क्या कीजिए, खुद पर सोचिए, विचारिए, उसके बाद से याद कीजिए। ठीक है, तो ये जल्दी याद हो जाएगा। जैसे व्यक्तिगत संसाधन है तो वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का अधिपत्य में हो। ठीक है, तो ये होता है अपना व्यक्तिगत संसाधन। और सामुदायिक संसाधन क्या होता है, सामुदायिक संसाधन 2 नंबर में ऐसे ही करके आपको डैश मार करके लिखना है। ठीक है, तो सामुदायिक संसाधन क्या होता है, तो वैसा संसाधन जिस पर आधिपत्य या अधिकार किसी खास व्यक्ति का होता है, लेकिन उस संसाधन का उपयोग समाज के सभी वर्गों के लोग करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, वैसा संसाधन जिस पर अधिकार या आधिपत्य किसी खास व्यक्ति का होता है, निजी व्यक्ति का होता है, लेकिन उसका लाभ, उस संसाधन का लाभ समाज के सभी वर्ग के लोग लेते हैं, उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे में देखिए सामुदायिक संसाधन जैसे हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल, स्कूल, मस्जिद, मंदिर, ये क्या होता है, ये क्या होता है, किसी खास व्यक्ति के देख रेख में केवल होता है, देख रेख में। यानी कि हॉस्पिटल है, उसका कोई क्या है, मालिक है। अब स्कूल ले लीजिए, उसका प्रिंसिपल है, उसका देख रेख कोई एक व्यक्ति करेंगे, लेकिन उसमें कौन जाएगा, समाज के सभी लोग जाएंगे। अब मंदिर है, उसका पुजारी है, उसमें मालिक है, उसके पुजारी हैं। ठीक है, उसका देख रेख कौन कर रहे हैं, पुजारी कर रहे हैं, बाकी समाज के लोग तो उसमें जा रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो वे संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य क्षेत्र में होता है, लेकिन उस संसाधन का लाभ कौन लेता है, समाज के सभी वर्गों के लोग लेते हैं। बस ये होता है अपना सामुदायिक संसाधन। ठीक है, या देखिए अधिकार कोई सब लोग का अधिकार नहीं रहेगा। मान के चलते हैं क्या कि हॉस्पिटल में सब लोग का अधिकार दे दिए जाए, तो कोई कहेगा क्या, कोई अनपढ़ आएगा और बोलेगा कि मेरे अंडर में चलेगा। और पता नहीं पेशेंट को कुछ और बीमारी है और बोल देगा क्या कि किडनी का इसका ऑपरेशन करो, आँख के दिक्कत है तो बोलेगा किडनी का ऑपरेशन करो। तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया गया है, एक खास व्यक्ति के आधिपत्य में दिया गया है। ठीक है, देख रेख के लिए, लेकिन इसका लाभ कौन लेगा, समाज के सभी वर्ग के लोग लेंगे। तो ये होता है अपना सामुदायिक संसाधन। तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए वैसा संसाधन, ठीक है, वैसा संसाधन जो कानूनी तौर पे आते हैं, जैसे भूमि हो गया, तो भूमि का है, देखिए अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 के ये अनुच्छेद जो है 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसमें छठा अधिकार है संपत्ति रखने का अधिकार है। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया है क्या है कि आप संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत आने लगा तो संपत्ति को हटा दिया गया, उसमें से उसको कानूनी तौर पे कर दिया गया। ठीक है, तो उसमें संपत्ति को हटा दिया गया, तो कानूनी तौर पे
वे सभी वस्तुएं वे राष्ट्र या देश के अंतर्गत आने वाले, कानूनी तौर पे देश या राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले, उपलब्ध आने वाले सभी वस्तुएं राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारा भूमि हो गया, भूमि संसाधन क्या है, तो ये राष्ट्रीय संसाधन है। कैसे, ये कानूनी तौर पे है भूमि, ठीक है। कानूनी तौर पे कैसे होगा, तो उसका हम चालान कटाते हैं, चालान नहीं, उसको क्या करते हैं, हम रसीद कटाते हैं, कटाते हैं, आप भी कटाते होंगे रसीद, वो कानूनी तौर पे है। यदि आप सरकार, मान के चलिए कि आपका भूमि है, यहाँ पर भूमि है, ठीक है, अगर सरकार को चाहिए यहाँ से रोड निकालना तो आपसे परमिशन ले लेगा, ठीक है, नहीं देंगे, दीजिए तो भी ठीक है और नहीं दीजिए तो भी ठीक है, वो रोड निकाल लेगा, ठीक है, क्योंकि वो कानूनी तौर पे कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 में ये दिया गया था, ठीक है, संपत्ति रखने का अधिकार, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के बाद संपत्ति को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या किया गया, हटा दिया गया, उसके बाद से संपत्ति आप नहीं रख सकते हैं। इस संपत्ति को निजी से करके, निजी से हटा करके उसको कानूनी तौर पे कर दिया गया है। जैसे ये अपना भूमि हो गया, तो सरकार को क्या, अगर रेल मार्ग बनाना है, सड़क निर्माण करना है, ठीक है, तो उसको क्या किया है, कानूनी तौर पे हो गया है, तो उसका जो है कभी भी वो ले सकता है अपना, ठीक है। तो ये होता है अपना कानूनी तौर पे आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो देखिए 200 किलोमीटर से, मान के चलिए ये तट रेखा हो गया, ठीक है, इससे 2 किलोमीटर क्षेत्र बाहर चले जाइए, ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ऐसे पूछा जाता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाते हैं। तो 200 किलोमीटर चले जाइए उधर, तो 200 किलोमीटर या 200 एनएम देगा, ठीक है, तो एनएम मतलब न्यूट्रिकल माइल, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 200 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को, 200 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वहां पे कौन सा कार्य होते हैं, तो अनुसंधान वाला कार्य होता है। जैसे बम परीक्षण हो गया, मिसाइल परीक्षण हो गया, ठीक है, तो वो महासागरीय तट, महासागरीय क्षेत्र होता है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था नियंत्रण करती है। सीधी सी भाषा में आप बोल सकते हैं क्या, कि वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था नियंत्रण करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात याद रखिएगा कि 200 किलोमीटर के बाद, ठीक है, तो 200 किलोमीटर के बाद वहां पे सब कार्य होते हैं अनुसंधान वाले, जैसे बम परीक्षण हो गया, मिसाइल परीक्षण हो गया, ये परीक्षण अनुसंधान वाले जितने भी कार्य होते हैं 200 किलोमीटर बाद वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये 4 प्रकार के संसाधन होता है जो स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हाल ही में जो एग्जाम हुआ है इसमें यह प्रश्न पूछ दिया गया है, आप जाकर पेपर उलट करके देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है। और सेंटअप परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा, बोर्ड परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा है। काफी भी आए मेरे दोस्त, वही पढ़ाया जाएगा जो आपके परीक्षा में आएगा। तो बस दिल और लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए हमारे चैनल से, और हमारे साथ दिल और लगन से जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।